दोस्तों, हम रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उनके एक्सपर्ट से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। तो आज भी हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो सर, हमारे लिसनर्स को सबसे पहले तो ये बताइए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। क्योंकि आज ये घर घर की प्रॉब्लम हो गई है, हर घर में प्रॉब्लम है और इसका एक हिस्सा है कि लोगों को इसके बारे में ये भी नहीं कई बार पता होता कि हमें बीमारी है। बीमारी हमारे साथ पल रही है, ग्रो कर रही है, हमारा नुकसान कर रही है और हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए आज के दौर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमारी जानकारी और उनके प्रति जागरूकता और उनके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि इंग्लिश का लफ्ज़ है कि इसका मतलब ये है कि ये एक आदमी से दूसरे इंसान को छुआछूत की बीमारी की तरह नहीं फैलती। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि घर में किसी एक आदमी को अगर जुकाम हो जाता है तो तकरीबन घर के सभी लोगों को कुछ दिनों में जुकाम हो जाता है। क्यों? वो वायरस होता है। वायरस आप आमतौर पर हम जैसे छींकते हैं या हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, खांसते हैं तो हमारी हवा में, मुंह से हवा के साथ वो हमारे आसपास के वातावरण में फैलता है और जो लोग हमारे उस वातावरण में आते हैं वो उस वायरस को कैच कर लेते हैं तो उन्हें भी जुकाम हो जाता है। और इस तरह की बीमारियां जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये जितनी भी बीमारियां जो कि बहुत ही सूक्ष्म जीवों से होती हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ हैं, तो उन सब बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। मतलब वो एक से दूसरे को जाती हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो एक दूसरे से ऐसे नहीं होती। मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं कह रहा कि हमें पता ही नहीं है, वो है मोटापा। अगर आप देखो तो आजकल बहुत मोटापे का चलन बढ़ता जा रहा है। घर घर में अगर आप देखिए तो लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर है, कैंसर के बारे में हम कितना सुनते हैं, सांस की बीमारियां हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इसी तरह की जितनी भी बीमारियां हैं जो इस तरह से एक दूसरे को नहीं फैलती, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। सर, अगर हम बात करें कि ये होती कैसे हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक और आप नाम दे सकते हो जिसको आप कहते हो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। हम आमतौर पे बातचीत में कहते हैं भी उसका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि अब जैसे कि नाम बता रहा है कि ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल की ही हमें देन है। उसकी वजह क्या कह सकते हो, अब क्यों हो सकता है? हमारे लाइफस्टाइल में एक पिछले अगर डेकेड से अगर बात करें तो चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आज से मे बी 20, 30, 40 साल पहले अगर पीछे तो लोग चलते थे, ज़्यादातर फिजिकल काम होते थे। तो क्योंकि हमारा फिजिकल काम कम हो गया, हमारी एक्सरसाइज, हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, तो एक तो वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी चेंज हुई है जिसकी वजह से ये बीमारियां बहुत होती हैं। और नशे की आदतों का प्रचलन बढ़ रहा है सोसाइटी में, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो अल्कोहल है या कोई है। तो एक उन चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर स्ट्रेस का बहुत रोल है। आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में शायद हर किसी को स्ट्रेस है, तो जितनी स्ट्रेस ज़्यादा है उनमें ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और इसी तरह से अगर आप खाने पीने की बात करें तो आज फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। और फास्ट फूड अगर आप देखें तो उसमें क्या है, उसमें मैदा बहुत ज़्यादा है, उसमें तेल और घी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और उनमें विटामिन्स और जो संतुलित आहार की चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं। तो ये एक और कंपोनेंट है हमारे लाइफस्टाइल का। तो फास्ट फूड से रिलेटेड चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरह से नमक है हमारी डाइट में। नमक का स्पेशली जो कुक्ड फूड है, जो रेडीमेड फूड है, उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हों या हमारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हों या हमारी डे टू डे दौड़ भाग की स्ट्रेस की वजह से रिलेटेड हों, तो ये कॉमन कॉज हैं। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है और कैसे होता है। तो अभी सर हमें ये बताइए कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम ना हो, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? जैसे आप देखें, जब भी हम जो बात कर रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, उनमें से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको अच्छा हो कि हम जीवन में आने ही ना दें, लेकिन अगर आ गई हैं तो उन्हें जीवन से निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, नशे हैं, सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल है, पहले तो किसी को शुरू ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनजाने में, कोई बचपन में, कोई बिना जाने पहचाने के कभी शुरू कर चुका है, तो आज अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमें पहचान हो गई है कि हमें कैंसर और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां देगा, तो इसे छोड़ने में हमारी भलाई है। इसी तरह से एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसके बारे में आप
आप किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हो। हम सब लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और एक बहुत अच्छी बात है, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में, हमारे समाज में योगा का चलन बहुत बड़ा है। तो हम सब लोगों को किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज, चाहे आप सैर कीजिए, दौड़ लगाइए, जॉगिंग रनिंग करो, योगा करो, जिम में जाओ, कोई गेम खेलो। खासतौर पे मैं यंगस्टर्स को तो सबको कहूँगा कि कोई यंगस्टर समाज में ऐसा ना हो जो कोई ना कोई गेम ना खेलता हो। और ये देखने में है कि अगर हम तकरीबन आधा पौना घंटा डेली फिजिकल एक्टिविटी में लगाते हैं तो हम बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह से जो खाने पीने की बातें हैं, तो मैं आप सभी लोगों को याद करवाना चाहूँगा, हमारे स्कूल के मिडिल क्लास की बुक्स में एक संतुलित आहार या बैलेंस डाइट के ऊपर चैप्टर्स हैं। अगर हम सब वापस अपनी उन किताबों को देखें तो हमारी बैलेंस डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, हरी चीज़ें, सब्जियां, सलाद, फल, इन चीज़ों का बहुत महत्व है। हमें फास्ट फूड से जहाँ तक हो सके बचने की ज़रूरत है और सब्जियां, फल, सलाद, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हमें हमारी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा होना चाहिए। चीनी है और नमक है, तेल और घी वाली चीज़ें हैं, इन्हें जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सर, अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में? अगर हम बात करें कि वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है? ये देखा जाए अगर तो हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत बड़े बड़े नाम दिखते हैं, लेकिन अगर इनकी बेसिक्स पे जिया जाए तो बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, गाँव के लेवल पे, सब सेंटर के लेवल पर और किसी भी कस्बे में कहीं पे भी जाके इन चीज़ों का कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो जिन परिवारों में ये बीमारियां हैं उन लोगों को थोड़ा चेक फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, स्पेशली शुगर और ब्लड प्रेशर का। लेकिन आमतौर पे एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल प्रोग्राम में है, 30 साल से ऊपर हर इंसान को अपना ब्लड प्रेशर साल में एटलीस्ट एक दफा जरूर चेक करवा लें और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है तो उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट ली जाए। अब इसी तरह से अगर किसी की शुगर ज्यादा आती है नॉर्मल रेंज से, तो शुगर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आपको तकलीफ है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर शुगर बढ़ी रहेगी तो लंबे समय के लिए तो वो धीरे धीरे हमारे अंगों को डैमेज कर देती है और कुछ डैमेजेस जब इरिवर्सिबल हो जाते हैं तो फिर हम उनको क्योर नहीं कर सकते, चाहे वो किडनी का डैमेज हो या हमारी निगाह का डैमेज हो। तो प्राइमरी केयर पे भी एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो। आपका मोटापे का सिंपली कि आपका वजन कितना है अपनी हाइट के हिसाब से, आप एब्डोमिनल गर्थ की बात करते हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस की, वो कितना है आपका BMI कितना है, वेट को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज कंट्रोल करना, डाइट पे कंट्रोल रखना, कहीं भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर किसी भी डिस्पेंसरी में, किसी भी सब सेंटर में चेक किया जा सकता है, शुगर किसी भी सब सेंटर में चेक की। तो इस तरह से हम इन चीजों को अगर चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। डॉक्टर्स हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर में अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से अगर इन चीज़ों को जब हो ही गई हैं तो तब भी इनका प्रिवेंटिव रोल और साथ में इनकी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, और ये मेडिसिन उतनी ली जाए ताकि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर या जो भी हमारे अफेक्टेड पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में हो। दैट्स व्हाट वी कैन से कि दे शुड बी ट्रीटेड टू टारगेट, ये नहीं कि इनको बिल्कुल कहीं इन बिटवीन ला के छोड़ दिया जाए। तो अभी हम सर जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, इसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट क्या रोल कर रही है, उनके अलग अलग कैंपेन्स के बारे में हमें थोड़ा बताएं। हाँ, जब भी कोई भी बीमारी समाज में एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट के उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती हैं ताकि उन प्रोग्राम पे फोकस किया जाए। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जब से एड्स हमारे समाज में आई है तो HIV के लिए एक अलग से प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम की टीम पूरे कंट्री में HIV के कंट्रोल पे, इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस के लिए RNTCP प्रोग्राम है। तो ऐसे ही अब पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे भी एक नेशनल प्रोग्राम लाए हैं जिसके अंदर हमारे पूरे ही कंट्री में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग इनकी इसलिए जरूरी है कि शुरू में बड़ी बारी किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, उनको हो सकता है कोई भी तकलीफ ना हो, तो सब सेंटर्स में, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सभी जगह अभी अंडर WHO स्ट्रेटजी सबका BP चेक किया जाता है, उनकी शुगर के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी हैबिट्स का पूछते हैं, स्मोकिंग और कोई और अगर एडिक्टिंग ड्रग्स हैं उसके लिए उनको विड्रॉल करने की बात की जा सकती है। जो कॉमन कैंसर हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में 3 कॉमन कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट और सर्विक्स लेडीज में, और ओरल कैविटी यानी कि मुंह के, जीभ के, इन अंगों के अंग कैंसर जेंट्स में। तो इनकी स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि इन कैंसर्स को अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले तो इसको क्योर किया जा सकता है, यानी कि ये बिल्कुल इनको पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे पूरे देश में चल रही हैं
और इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे विश्व के एक्सपीरियंस के बेस पे कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, किस तरह से बीमारियां बिहेव करती हैं, किस तरह से ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को रिस्पॉन्ड करती हैं, कम्युनिटी में हमें किस तरह का बिहेवियर, एक इंडिविजुअल पेशेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी में हम इनको कैसे इनकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पे अंडर इस प्रोग्राम को NPCDCS कहते हैं कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। तो ये एक प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया इस समय चल रहा है। तो सर आपने अभी जैसे कि हमें बताया कि गवर्नमेंट क्या क्या अलग अलग कैंपेन्स चला रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। तो सर एक WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस फील्ड में क्या काम कर रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के ऊपर इनका एक तो उनको इनकी जानकारी रहती है कि दुनिया के किस हिस्से में कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां उस हिस्से को अफेक्ट कर सकती हैं, कौन सी बीमारियां पूरी दुनिया को एक दूसरे से अफेक्ट कर सकती हैं। फिर इंटरनेशनली एक्सपीरियंसेस क्या हैं, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस क्या हैं, जहाँ जहाँ हमने ट्रीटमेंट किया वहाँ, तो उस तरह की सारी नॉलेज की शेयरिंग होती है। नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग की जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ताकि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, वो सेंट्रल लेवल पे वहाँ से लर्न करें और उसके बाद अल्टीमेटली आके उस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे अपने प्रैक्टिशनर्स को और आगे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, ताकि हम अपने मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को और कॉमन पब्लिक को इसके बारे में जानकारी दे सके। तो इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे WHO द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। थैंक यू सो मच सर। सर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे हमने डिस्कस किया कि ये वो बीमारियां हैं जिसमें हमारा खुद का बहुत बड़ा रोल है। हमारी उसमें आदतें, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात कहते हैं, चाहे वो हमारा खान पीन हो या एक्सरसाइज हो, या फिर जब हमें बीमारी का पता चल गया तो उसके बारे में हमारा केयरलेस एटीट्यूड, उनकी दवाई ना लेना, उनका ध्यान ना रखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। वरना ये बीमारियां हमारी ज़िंदगी को छोटा कर सकती हैं या किसी आदमी को क्रिपल कर सकती हैं, उन्हें बेड रिडन कर सकती हैं। तो अच्छी लाइफस्टाइल, खुशी की लाइफस्टाइल है, एंजॉयमेंट की, हैप्पीनेस की लाइफस्टाइल हम सबको एक्वायर करनी चाहिए। बढ़िया ज़िंदगी रहेगी, लंबी ज़िंदगी रहेगी, खुशी से जिएंगे और खुशी से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी।